नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसदीय कार्य विधि और विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को उप जिला अस्पताल सालावास का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जनरल ओपीडी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, इंजेक्शन और ड्रेसिंग कक्ष और ईसीजी कक्ष, एनसीडी क्लिनिक, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, डायलिसिस यूनिट, शिशु रोग वार्ड, जनाना वार्ड और एक्सरे और सोनोग्राफी कक्ष और लेबर रूम सहित अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जानकारी ली। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर और सभी वार्ड्स में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। आपको बताते चलें कि खबर जयपुर से है, जहां पर सालावास उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उम्र के साथ यूरिन से जुड़ी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें खासकर बुजुर्गों में इसे नियंत्रण न कर पाना जैसी समस्याएं आम हैं। इन दिनों बच्चों में पेशाब न आने जैसी समस्याएं भी आ रही हैं। इसको लेकर हमने एसएमएस अस्पताल में सहायक आचार्य और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप पुनिया से खास बातचीत की हमारे जयपुर ब्यूरो चीफ भरत राज ने, जिसमें उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक मूत्र से संबंधी रोगों को लेकर जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में सहायक आचार्य डॉक्टर कुलदीप पुनिया जी मौजूद हैं, जो आर्मी हॉस्पिटल में भी रहे हैं और यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं यूरोलॉजी के, और लगातार यहाँ पर कई तरह के मरीज गांवों से यहाँ पर आते हैं, उनको लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनसे जानते हैं अभी किस तरह की समस्याएं यूरोलॉजी में चल रही है, ताकि आम लोग अवेयर हो सके। सबसे पहले स्वागत है पुनिया जी आपका। नमस्कार भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करें अभी यूरोलॉजी में देखा जाए तो कई तरह की समस्याएं ग्रामीण लोगों में ज्यादा आ रही है, बार बार पेशाब होना या उन्हें किडनी में स्टोन होना। तो इन समस्याओं का क्या कारण मानते हैं और कैसे एक अलार्मिंग सिचुएशन को आम व्यक्ति पहचान सके? देखिए भरत जी, ओपीडी बेसिस पे जब हम देखते हैं, मरीज एज ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मरीज के सिम्टम जो हैं वो भी अलार्मिंग होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही लेट स्टेज में, पर्टिकुलर रूरल एरिया की बात करें, वो लेट स्टेज में पहुंचते हैं। और आजकल क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के पेशेंट भी बहुत आते हैं जिनकी किडनी पहले से डैमेज हो चुकी है। तो जयपुर एसएमएस की सिनेरियो की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट, इग्नोर्ड पेशेंट, रूरल एरिया के ग्रामीण परिवेश में इधर उधर की जो पारंपरिक औषधियां मान लो, दूसरी पैथी मान लो, उनसे घूम फिर के अपने आप को बहुत ही उस सिनेरियो में डाल लेते हैं जहां पे उनके ट्रीटमेंट में काफी तकलीफ होती है और काफी उनको नुकसान हुआ होता है। तो स्टोन डिजीज है, वो बहुत कॉमन है, और स्टोन में भी रूरल एरिया के लोग उस पेन को इग्नोर करते रहते हैं। डल भारी पेन होता रहता है उनको, तो उनको लगता है कि स्वाभाविक मस्कुलर पेन है, और इन जनरल छोटी मोटी जगह जांचें भी नहीं करवा पाते। जब उनको जांच का पता चलता है तो पता चलता है कि उनकी एक किडनी डैमेज हो चुकी है। एक छोटा सा स्टोन जो पेशाब की नलकी में और किडनी के एंड पे आके अटक जाता है, और वो कुछ टाइम दर्द करता है, उसके बाद दर्द होना भी बंद हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि ओपीडी में मरीज आते हैं, इससे लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, और ये जो कन्वर्सेशन अपन कर रहे हैं ये आम जनता तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको इस बारे में अवेयरनेस मिल सके। मेडिकल साइंस में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आम जनता तक पहुंचनी अवेयरनेस जरूरी है। बुजुर्ग लोगों की बात करते हैं तो प्रोस्टेट एक बहुत कॉमन है। जिस तरह कैटरेक्ट होता है, एक एज के बाद दिखना कम होने लगता है, और कैटरेक्ट के ऑपरेट के बाद में मरीज को बहुत अच्छा दिखता है। उसी प्रकार प्रोस्टेट एक ऐसा सिम्टम है जो 50-60 के बाद में सामान्य लक्षण शुरू होते हैं, जैसे बार बार पेशाब का आना, पेशाब की धार पतली होना, पेशाब करने के बाद में पूर्णतः संतुष्टि नहीं होना, और मरीज को रात में बार बार उठना। ऐसे में उसकी नींद पूरी नहीं होती, और बहुत सारे सिम्टम और साथ में शुरू हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट बेनाइन भी हो सकता है, वो डॉक्टरों के एवोल्यूशन की बात है। पर यदि किसी भी मरीज को 50 के बाद में ऐसे सिम्टम होते हैं तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए।
पर्टिकुलरली यूरोलॉजी ही डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है। कई बार देखते हैं कि मरीज के पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी हाँ, ये बहुत अलार्मिंग साइन है। पेशाब में खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें से कैंसर भी एक कारण है जो इसका अलार्मिंग है। तो कभी भी पेशाब में लालिमा आए, खून आए, तो किसी भी मरीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें स्टोन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है। मेलिग्नेंसी इन भाषा में कहते हैं कैंसर, कर्क रोग। तो ये कर्क रोग हो सकता है और वो पेशाब में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट किसी भी पार्ट का हो सकता है। यदि उस अलार्मिंग साइन पे मरीज पहुंचता है तो वह पूर्णतः निजात पा सकता है। इसलिए पेशाब में खून आना एक प्रारंभिक लक्षण है, वो विभिन्न बीमारियों का है। ऐसे में मरीज को तुरंत अच्छी जगह पे, अच्छी जगह का मतलब जहां पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, यूरोलॉजी के डॉक्टर कंसल्टिंग हो, वहां कंसल्ट करना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह के मरीज और अन्य बीमारियां सामने आ रही, कुछ ऐसा भी है ना कि ये तो रूटीन बीमारियां हैं जो आम कॉमन हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंट केसेस भी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। यंग बच्चों में आजकल न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन होती है। जो पहले जन्मजात बच्चे विकृत होते थे उनमें होती थी, ट्रोमा की वजह से होती थी। लेकिन अभी एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा है जिनमें पेशाब बच्चों को, यंग एज 16-17 ईयर के बच्चे हैं जिनमें कोई कोज नहीं है, उनमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है जिसमें पेशाब नहीं उतर पाता। ब्लैडर की जो ताकत है वो ताकत खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इधर उधर भटकने के बाद पेशेंट के किडनी में प्रेशर पड़ने लगता है और किडनी कमजोर हो जाती है। तो आजकल जो पेशेंट है वो किडनी कमजोर होने के साथ में आते हैं। दूसरा जो एक एज ग्रुप है पर्टिकुलर जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये भी किडनी को बहुत प्रभावित करता है। उसमें मेडिकल रीनल डिजीज जैसी टर्म यूज करते हैं हम, तो वो किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो शुगर और बीपी बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। दूसरा स्मोकिंग जो है हमारे जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की सब तरह की कैंसर को प्रभावित करता है। तो ये अवेयरनेस जो है आम जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। भरत जी, मैं एक बार और आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता और ये जो कन्वर्सेशन है ये आम जनता तक यदि पहुंचता है तो इसको निर्धारित है कि लोगों को इसको अवेयरनेस मिलेगी और बहुत फायदा मिलेगा। और किसी मरीज को यदि वो ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसा है कि हर व्यक्ति मान लो हॉस्पिटल नहीं आना चाहे, वो घर पे कुछ चीजों का दवाइयां लेना शुरू कर दे, या तो वो ऐसा ले सकता है, या इसमें एक बार उसका ट्रीटमेंट या टेस्ट होना जरूरी है? देखो भरत जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्नताएं हैं, ट्रीटमेंट में पैथियां भी बहुत अलग अलग है। लेकिन जो पर्टिकुलर यूरोलॉजी की मैं बात करता हूं तो हमारा जो एलोपैथी है जिसमें हम सर्जरी और सर्जन्स हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है। हर चीज का इन्वेस्टिगेशन है और उसमें वो पर्टिकुलर बीमारी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो कितने टाइम में आराम मिलेगा और किस किस तरह की दिक्कतें आती है, वो सारा चीज निर्धारित है। तो किसी चीज पे अंधविश्वास करके कुछ लोग जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग भस्म वगैरह लेते हैं। इवन भारत ऐसा देश है जहां अंधविश्वास की भी बहुत भरमारता है और पढ़े लिखे लोग भी इसको इग्नोर करते हैं। और एक स्पेशल राय मैं ये देना चाहता हूँ, आजकल यूट्यूबर्स बहुत हैं, गूगल्स बहुत सर्च करते हैं और उससे वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आम जनता न करें। हर केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं ऐसे केसेस जिसमें लोग किसी भी पैथी की दवाएं बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं, उनको पता है ये पथरी है, रुकावट हो गया है, लेकिन वो पत्थर को निकलवाने की बजाय ऑपरेटिव प्रोसीजर के वो उस चीजों को इग्नोर करके किसी दूसरी पैथी पे जाते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि वो किडनी डैमेज हो चुकी होती है। तो ट्रांसप्लांट ही उनके लिए उपाय बचता है। इसका कोई खान पान का भी इससे फर्क पड़ता है जिसकी वजह से ये समस्याएं हो रही है? खान पान में भारतीय यदि अपन इस चीज का करें अपने देश में तो पर्टिकुलर जैसे राजस्थान है, स्टोन प्राइमरी प्रदेश है, इसमें एक जो पर्टिकुलर बेल्ट है, एक तो उष्णता बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन की कॉमन प्रॉब्लम रहती है। तो जो एक वाटर इनटेक बॉडी को चाहिए और पर्टिकुलर जो यूरिन है उतना यूरिन फॉर्मेशन चाहिए वो हो नहीं पाता। तो एक तो हमारा क्लाइमेट ही बहुत प्रभावित करता है। दूसरा ये चीजें जिसमें स्मोकिंग जो है अपने रूरल एरिया में, हालांकि बहुत अवेयरनेस है पर वो भी बहुत प्रभावित करती है मेलिग्नेंसी को। तो व्यवहार की चीजें सुधारने में और पर्टिकुलर खान पान की जहां तक बात करें तो ऐसा कोई विशेष अवधारणा ही ऐसे चलती थी कि बीज वाले सब्जियां खाने से, ऐसा कुछ है नहीं।
कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो प्रभावित करते हैं। तो विशेष तौर पे ये मैं कहूं कि खान पान प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है। देखा जाए महिलाओं में और पुरुषों में सबसे ज्यादा ये किस तरह की जो बीमारी है महिलाओं में ज्यादा रहती है, कॉमन होती है, या जेंट्स में ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है यूरिनरी, और महिलाओं में इन्फेक्टिव जो इटियोलॉजी है वो ज्यादा होती है। जैसे सफेद पानी की दिक्कत की वजह से रिकरेंट यूटीआई जैसे होने की संभावना होती है। मेल में पेशाब का रास्ता थोड़ा लंबा होने की वजह से रुकावट की जो समस्याएं होती है, इन जनरल भाषा में यदि कहें प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, पेशाब की रास्ता लंबा होने की वजह से उसकी जो दिक्कतें होती हैं वो एक एज में बढ़ने लगती है। कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है उसमें पेशाब की नलकी में सुकड़न हो जाती है। तो इन सच वे में देखा जाए, और स्मोकिंग वगैरह जेंट्स ज्यादा करते हैं तो मेलिग्नेंसी जो प्रभावित करती है। महिलाओं में ज्यादातर सफेद पानी इन्फेक्शन बार बार करता है कोज, और जेंट्स में ये, और महिलाओं में यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है तो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है आफ्टर डिलीवरी। जैसे डिलीवरी होने के बाद में महिलाओं का पेशाब रुक नहीं पाता है, तो छींकने, खांसने, हंसने, और पेट में यदि किसी भी तरह का प्रेशर बढ़ता है तो उस वजह से पेशाब निकलने की समस्याएं रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी को भी बिना घबराए, बिना सोशल स्टिग्मा के, तुरंत प्रभाव से परिवार के सदस्यों को बता के और उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। महिलाएं पर्टिकुलर इन चीजों को दबाए रखती है बहुत लंबे टाइम तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे हो या बड़े होने के बाद भी रात को बिस्तर में उनमें पेशाब करने की आदत नहीं छूटती है। जी। तो ये इसको कैसे मानते हैं, किस कारण से होता है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट उनको लेना चाहिए? भरत जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद में यदि छोटा बच्चा पेशाब करता है तो पेरेंट्स बहुत ही अवेयर होते हैं। इस तरह के पेशेंट हमारे पास हर दिन ओपीडी में 5-7 पेशेंट आते ही आते हैं। लेकिन बड़ों में भी ये समस्या है कि लोग बड़ों में भी होती हैं। जब पेशाब रुकावट हो जाता है और पेशाब की थैली एक लेवल से ज्यादा भर जाती है तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जैसी समस्या होती है, जिसमें पेशाब निकल जाता है, या फिर पेशाब में ऐसा अर्ज होता है कि बाथरूम तक जाएंगे और उससे पहले ही पेशाब निकल जाता है, तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। ये समस्याएं अब ओल्ड एज के लोगों में भी होती है, और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। बच्चों में जो नॉक्चर्नल इन्यूरोसिस होता है वो बहुत कॉमन है, और उसमें पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बच्चा मेरा 10 या 12 साल का हो गया और उसमें बेड वेटिंग जो कहते हैं वो प्रॉब्लम है। तो उसमें एक इंश्योर होने वाली बात है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, और इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट काउंसलिंग से ही हो जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस करके, कोई इटियोलॉजी है जैसे इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ओल्ड एज में जो ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर है उनमें जैसे प्रोस्टेट बढ़ी हुई है या कहीं रुकावट है तो उसको हम ऑपरेटिव प्रोसीजर द्वारा बड़े ही सिंपल विधि, कोई चीरा नहीं, कुछ नहीं। आजकल एंडो यूरोलॉजी का जमाना बहुत टाइम से है, 2007-8 से तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरह से ये चल रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का आप यूज करके और पेशेंट को बिना चीरा फाड़ी के बड़े आसानी से छोटे प्रोसीजर होते हैं और उस चीज से निजात पा सकते हैं। अदरवाइज इसका रिजल्ट ये रहता है कि पेशेंट किडनी फेलियर के साथ आता है, या फिर ब्लैडर की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो वॉइड नहीं कर पाते हैं। तो यूरोलॉजी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंटिफिक ब्रांच है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं किसी भी सर्जिकल ब्रांच में वो यूरोलॉजी है। तो लोगों को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता हो, लोगों को यूरोलॉजी के बारे में पता हो, और किडनी मुझे लगता है कि बॉडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में या किडनी फेलियर होने के बाद में ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो अवेयरनेस इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेती है, और आम जनता तक ये अवेयरनेस पहुंचना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति अपने जीवन में यूरोलॉजी से संबंधित जरूर प्रभावित होता है, चाहे वो एज अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना है, चाहे किसी का ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है, चाहे पेशाब की नलकी डलने के बाद में कई बार नलकी में सिकुड़न हो जाती है, या किसी को बीपी या शुगर की बीमारी है उसकी वजह से किडनी डैमेज होने लगता है, और पर्टिकुलर महिलाएं जो सफेद पानी का शिकार होती है और या इन्फेक्टिव इटियोलॉजी की वजह से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी व्यक्ति यूरोलॉजी की ब्रांच के पास आए बिना, मतलब और अवेयरनेस के बिना इस चीजों से निजात पा सकता हो। तो ये असामान्य जानकारियां जो हैं एक सामान्य वे में अपन ने कन्वर्सेशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, और मैं पुनः बार बार ऐसे जो चीजें हैं आम जनता तक पहुंचती है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से,
और आप इस चीज में जो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। बार बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद पुनिया जी। तो ये है डॉक्टर कुलदीप पुनिया जी जो एसएमएस के स्पेशलिस्ट ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे यूरिन से जुड़ी हुई समस्या है उसका निजात आसानी से आम व्यक्ति पा सकता है, लेकिन बशर्त जरूरी है कि समय पर डॉक्टर के पास पहुंचे और उसका आसानी से उसका ट्रीटमेंट ले। भरत राज, साधना प्लस न्यूज, जयपुर। दादू दयाल नगर वार्ड नंबर 83 में बेसलपुर की पाइपलाइन डालने का काम बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उद्घाटन करके चालू करवाया गया। इस अवसर पर बीजेपी भागरोटा के मंडल के उपाध्यक्ष अनिल चौधरी, जिला मंत्री जया और बीजेपी आईटी संयोजक राहुल शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा भी उपस्थित रहे। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्थानीय निवासियों की स्वच्छ पानी की सुविधा प्रदान करेगा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में हुई हिंसा को लेकर चाकसू में भी नरेश मीणा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चाकसू एसडीएम को नरेश मीणा के समर्थकों ने ज्ञापन सौंपा और चाकसू के कोट खावदा मोड़ पर जमकर नारेबाजी हुई। चाकसू के आसपास के क्षेत्र के लोग कोट खावदा मोड़ पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। टोंक जिले के समरावता मामले को लेकर भी समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद मीणा के नेतृत्व में एसडीएम सीमा खेतान को मुख्यमंत्री के नाम पर 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि वे युवाओं के साथ तहसील परिसर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बताते चले कि सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन पूर्व देने से पूर्व बीजेपी सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में नरेश मीणा सहित गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने, टोंक जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने, पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और आर्थिक नुकसान का मुआवजा देने, पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराई जाए जिससे दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई हो, जनता को न्याय मिल सके और 7 सूत्री मांगे रखी। इस अवसर पर सैकड़ों युवा मौजूद रहे हैं। नरेश मीणा के लिए आज हमने रिहाई के लिए ज्ञापन दिया है राजगढ़ तहसील में एसडीएम मैडम को। तो हमने ये मांग रखी है उसमें कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वहाँ पे जो प्रशासन ने वहाँ गाँव वालों की पब्लिक के साथ बर्बरता बरती है उस पर निष्पक्ष जांच हो और वहाँ के कलेक्टर मैडम, एसडीएम और जो भी वहाँ प्रशासन एसपी है उनको सस्पेंड किया जाए। जांच करके एक सीबीआई जांच बिठाई जाए उस गांव पर जो भी चुनाव माहौल में वहाँ पे एसडीएम अधिकारी सारे जो अधिकारियों पे जांच बिठाए, क्योंकि वो अधिकारी उस चीज को मान्य नहीं करेंगे क्योंकि खुद उन्होंने लाठी पथरा चला के वहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं उसमें खुद पुलिस प्रशासन आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन चीजों को हम एक जांच के माध्यम से पूरी क्लियर करवाना चाहते हैं और नरेश मीणा को हम चुनावी रिजल्ट से पहले उनको रिहा करवाना चाहते हैं। अगर चुनावी रिजल्ट से पहले रिहा नहीं किया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे सर्व समाज मिलकर। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद की 29वीं प्रतियोगिता के 4 दिवस में हुए समापन के दिनों में कई खेलों का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए केंद्रीय खेलकूद संचालन समिति के संयोजक दारा सिंह और आयोजन सचिव संजय शर्मा ने बताया कि 29वीं खेलकूद प्रतियोगिता के 4 दिवस में हुए कई खेलों जैसे कि टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, कैरम और साथ ही बैडमिंटन आदि फाइनल प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं। लंबी कूद और ऊंची कूद एकल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लंबी कूद में मुख्यालय और ऊंची कूद में जोन तृतीय विजेता रहे। खेलकूद आयोजन समिति और केंद्रीय संचालन समिति ने बताया कि आवासन मंडल कर्मियों की 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में कई खेलों का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम सत्र
और समापन समारोह में महिला कर्मियों की तेज चाल, म्यूजिकल चेयर, बैडमिंटन और 55 साल के अधिक से आयु के अधिकारियों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कैरम, रस्साकसी, साथ ही तेज चाल प्रतियोगिता के साथ समापन के अंतिम दिवस पर दिव्यांग कर्मचारियों की भी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद के महाकुंभ संयोजनम 2024 का समापन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 नवंबर तक किया गया। कार्यक्रम में पूरे देश से आयुर्वेद में अध्ययनरत रहे 3000 से भी अधिक चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मेडिकल एसेसमेंट और साथ ही रेटिंग बोर्ड NCISM के अध्यक्ष डॉक्टर रघुराम भट्ट और डॉक्टर BR रामकृष्णन, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले देश के कई राज्यों के आयुर्वेद विद्वानों और चिकित्सकों को अवार्ड से सम्मानित किया। आयुर्वेद पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। तीन दिवसीय कार्यक्रम था संयोजनम करके, इसमें एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ये 1 घंटे का संहिता पाठ किया गया है और इसमें पूरे देश के कई प्रदेशों के छात्र और विदेशी छात्र यहाँ इसमें सम्मिलित हुए और वैज्ञानिक भी सम्मिलित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य जो संहिताएं हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो संहिताओं में है और संहिताएं संस्कृत में है और एक एक जो सूत्र संस्कृत में लिखा गया है उस पे एक सूत्र पे कई ग्रंथों की रचना की जा सकती है और उनका जो भाव है उनको समझना बहुत जरूरी है। उनको किसी भी ट्रांसलेशन की से भी हम समझ नहीं सकते, इसलिए उस संस्कृत में जो भाव लिखा गया है उसको समझना जरूरी है। तो उद्देश्य यही था कि हमारा युवा छात्र, हमारे युवा वैज्ञानिक आयुर्वेदज्ञ संहिताओं से जुड़े, मूल जो आयुर्वेद की भावना है उससे जुड़े, ताकि उस मूल भाव को समझें और उसका फिर आगे लोक हित में पब्लिक के लिए उसका प्रयोग करें। यही उद्देश्य था और ये आज विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके लिए ये बड़े गर्व की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात भी है और इस माध्यम से हम युवाओं को आयुर्वेद के साथ सीधा जोड़ रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को जापान पहुंचे हैं। देवनानी ने जापान के टोक्यो में दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करके की है। इस्कॉन मंदिर में आयोजित प्रातःकालीन भजन कार्यक्रम हरे रामा हरे कृष्णा में देवनानी शामिल हुए। देवनानी ने मंदिर में मौजूद प्रवासी भारतीयों से सनातन परंपरा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है, साथ ही संस्कारवान होना भी जरूरी है ताकि हम इंसान बन सके, दुनिया भर में इंसानियत के व्यवहार का प्रसार भी कर सके। वहीं देवनानी के सम्मान में टोक्यो में हिंदू स्वयंसेवक संघ ने स्नेह मिलन का आयोजन किया। देवनानी ने युवाओं का आह्वान किया है कि भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप मानवता, सहिष्णुता, धैर्य जैसे गुणों के साथ भारतीय संस्कारों का जीवन में समावेश करना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर रविवार को पाली प्रवास पर रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की समस्याओं को सुना, समाधान के लिए संबंधी अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली शहर स्थित गणेश मंदिर में नागा बाबा बगीचे के महंत सुरेश गिरी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ शीघ्र और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही राठौर महंत सुरेश गिरी से मिलने बागड़ अस्पताल पहुंचे, उनका कुशलक्षेम जाना और राठौर ने भी पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि देवली उनियारा के समरावता गांव की घटना मतदान के दौरान हुई। इस दौरान आचार संहिता लगी हुई थी और निर्वाचन आयोग अपना कार्य कर रहा है। एसडीएम से मारपीट मतदान परिसर में हुई और वो परिसर निर्वाचन आयोग के संरक्षण में आता है और इसलिए आयोग इस मामले पर उचित कार्रवाई करेगा। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुलाजिम को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।